हेलो फ्रेंड्स। आपने एक राजा की और एक बंदर की कहानी तो सुनी होगी। दरअसल कहानी इस तरह से है कि एक बार एक राजा अपनी प्रजा का हाल देखने के लिए बाहर निकल पड़ता है और एक चौक में वो देखता है कि एक मदारी बंदर का नाच करवा रहा होता है और बंदर के नाच से या उसकी करतबगारी से खुश होकर राजा उस बंदर को अपनी सेना में ले लेता है और इतना ही नहीं, उसे अपना अंगरक्षक या बॉडीगार्ड बना देता है। एक बार जब राजा सोया होता है तो वो बंदर, उसका अंगरक्षक, देखता है कि राजा के नाक पे एक मक्खी बैठी है और वो तुरंत अपनी तलवार निकालता है और चला देता है। खैर, मक्खी तो मरती है नहीं, लेकिन राजा की नाक जरूर कट जाती है। आप ये सोच रहे होंगे मैं ये बंदर और राजा की कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि लगभग ऐसा ही नजारा हमें हाल ही के समय में अपने पड़ोस में यानी कि बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। हम जानते हैं कि पिछले साल जुलाई अगस्त महीने में बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए थे वहां की शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ, और उन प्रोटेस्ट का नतीजा यह हुआ कि वहां की उस वक्त की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपना देश छोड़ के भाग जाना पड़ा और इंडिया में उन्होंने पलायन किया। आज भी वो यही है। और इस सब उथल पुथल के बीच में बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई और मोहम्मद यूनुस को उसका चीफ एडवाइजर बनाया गया। अब अगर इन सब घटनाओं की कंपैरिजन हम उस कहानी से करते हैं तो ये नजर आता है कि जो मदारी जो करतब दिखा रहा था वो पिछले साल बांग्लादेश में हुए प्रोटेस्ट से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। और इसका नतीजा जो हुआ, जो इसका हीरो बोल के उभर कर सामने आया, वो फिलहाल है मोहम्मद यूनुस, वहां का बंदर। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, जनरली मैं इतना हार्श किसी के बारे में बोलता नहीं हूं, पर अगर आप मोहम्मद यूनुस के काम देखें पिछले लगभग एक साल में तो आप भी यही मानेंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ इंसिडेंसेस बताता हूं मोहम्मद यूनुस के। वैसे पहले मैं आपको मोहम्मद यूनुस के बारे में बता दूं। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में 1970s के दशक में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स भी मिला है। और मोहम्मद यूनुस हमेशा से शेख हसीना गवर्नमेंट के क्रिटिक रहे हैं और शायद यही उनकी एलिजिबिलिटी थी टू बिकम द चीफ एडवाइजर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। अब देखिए मोहम्मद यूनुस ने किया क्या है। ये मार्च 2025 में चाइना के दौरे पर गए थे और वहां पे उन्होंने दो बहुत बड़ी और एंटी इंडिया बातें कही है। पहली बात जो उन्होंने कही कि वो बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन ऑफ बे ऑफ बंगाल। यानी मोहम्मद यूनुस का कहना यह है कि बांग्लादेश, ये बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी जो है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ बांग्लादेश पे है, या बांग्लादेश में ही उतनी कैपेबिलिटी है कि वो बे ऑफ बंगाल को सुरक्षित रख सके। दूसरी बात जो इन्होंने वहां कही थी बीजिंग में, इन्होंने चाइना को इनवाइट किया था टू इन्वेस्ट इन बांग्लादेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाइना को इनवाइट करो आपके इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन्होंने कहा था कि यह वक्त आ गया है कि चाइना ने अपना इकोनॉमिक इंफ्लुएंस बांग्लादेश में और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, सेवन सिस्टर्स हम जिन्हें कहते हैं, वहां पे अपना इकोनॉमिक इंफ्लुएंस चाइना ने फैलाना चाहिए, या उसे भी, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी अपने इकोनॉमिक इंफ्लुएंस के अंदर लेना चाहिए। ये दो बड़ी बातें मोहम्मद यूनुस ने चाइना में कही थी। हाल ही में जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसके बाद इनके जो एक साथी है मोहम्मद यूनुस के, जो बांग्लादेश आर्मी में मेजर जनरल भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि अगर अब इंडिया पाकिस्तान को अटैक करता है एज अ रिटेलिएशन टू द पहलगाम टेररिस्ट अटैक, तो यह मौका देख के बांग्लादेश ने चाइना के साथ मिलकर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे कब्जा कर लेना चाहिए। ये इनके जो खास साथी है मोहम्मद यूनुस के, उन्होंने कही हुई बात है ये। इसके बाद फिलहाल में बांग्लादेश ये कोशिश कर रहा है कि लाल मोनिरहाट एक जगह है,
हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से महज 22-25 किलोमीटर की दूरी पे, वहां पे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अंग्रेजों ने एक एयरबेस बनाया था जो अभी यूज में नहीं है। बांग्लादेश अभी उसे कोशिश कर रहा है रिवाइव करने की विद द असिस्टेंस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान की मदद से ये लाल मोनिरहाट एयरबेस जो है उसे रिवाइव करने की, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि लाल मोनिरहाट इंडियन बॉर्डर से 22-25 किलोमीटर की दूरी पे है और इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है रेस्ट ऑफ द इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ जोड़ने वाला जो एक नैरो पैच ऑफ लैंड है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है या चिकन स्नेक भी कहा जाता है, उससे बहुत पास में है। और हम नहीं चाहते कि वहां चाइना या पाकिस्तान हो, पर यह बांग्लादेश एक चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर को, जिसका सब कॉन्ट्रैक्टर एक पाकिस्तानी नेशनल है, उन्हें यह प्रोजेक्ट देने की बात कर रहा है। अब ऐसे वक्त में क्या किया जाए? व्हाट शुड इंडिया डू अगेंस्ट बांग्लादेश? कई सारे ऑप्शन है हमारे पास, उनमें से कुछ कदम हमने उठा भी लिए। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, काफी लगभग सभी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने बांग्लादेश के काफी सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। पहले जो हम इंपोर्ट करते थे बांग्लादेश से, खासकर रेडीमेड गारमेंट्स, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने अपने देश की आन बान शान को देखते हुए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को देखते हुए इन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। भारत सरकार ने भी, अभी तक हम बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, यानी बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होने के लिए हमारे पोर्ट्स पे आते थे, चाहे वो सी पोर्ट्स हो या एयरपोर्ट्स हो, वहां आते थे, वहां से पूरी दुनिया भर में हम इन्हें भेजते थे। अभी इंडिया ने इस पर भी रोक लगा दी है। ये क्लियर मैसेज है बांग्लादेश के लिए, सुधर जाओ। एक और काम हमारी आर्म फोर्सेस ने किया है, खासकर हमारी आर्मी ने। हाल ही में इंडियन आर्मी ने, जो ईस्टर्न कमांड है आर्मी का बेस्ड इन कोलकाता, उसने एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज की है बांग्लादेश की बॉर्डर के पास में ही। उसका नाम है तीस्ता प्रहार। ये इंडियन आर्मी की तरफ से बांग्लादेश आर्म फोर्सेस जो है और बांग्लादेश में अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके लिए क्लियर मैसेज है। बातों से समझा रहे हैं, समझ जाओ, वरना दूसरा तरीका भी आता है हमें समझाने। लेकिन इस दौरान कई सारे लोग ये सोच रहे हैं या खुली तौर से कह भी रहे हैं कि जिस तरह से हम पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं उसी तरह से हमें बांग्लादेश को भी सबक सिखाना चाहिए। मींस बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए। मेरी सोच यह है कि हमें फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे का रीजन यह है कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान ऑल टुगेदर है डिफरेंट स्टेट। पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत अलग तरह से है, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अलग है। हाल फिलहाल तक बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और अगर आप देखें कि बांग्लादेश काफी हद तक इंडिया पे डिपेंड है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो है, जो हम बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर रहे थे और जो अभी हमने बंद कर दिया है, इसी से अब बांग्लादेश को पता चलेगा कि कितना बड़ा लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस। दिस शुड बी एन आई ओपनर फॉर देम। उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। अगर समझदार है तो आंखें खुल जाएगी, एंटी इंडिया स्टैंड नहीं लेंगे। दूसरी बात हमें समझनी चाहिए कि हमारे नेबरहुड में ये कुछ जो स्टेट्स है, देश है, नेपाल हो गया या बाकी और कुछ देश है, इनके बारे में हमने देखा है कि ये जो चाइना की तरफ जो इनका अप्रोच होता है, एक्चुअली ये हमसे कुछ फेवर चाहते हैं एंड दिस इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग फेवर। इन्हें पता है कि हम इंडिया को अगर कुछ चीज मांगे जो हम डिजर्व नहीं करते तो हो सकता है इंडिया में नहीं देगा, तो ये फिर चाइना की तरफ जाते हैं। इन्हें पता है जब हम चाइना की तरफ जाते हैं तो इंडिया की एक दुखती नस है, हम उसे दबाते हैं, तो इंडिया निगोशिएशन टेबल पे आएगा, हमसे बात करेगा। बांग्लादेश ने भी यही ट्राई किया है। जब से वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, पिछले साल अगस्त महीने की बात है, तब से इंटरिम गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही थी फॉर हाई लेवल टॉक्स। ये एक्चुअली चाहते थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, वहां के जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, इनके साथ सीधी बात करें। कई सारे इश्यूज थे, जैसे शेख हसीना जो फिलहाल हमारे देश में है,
जिन्हें हमने आश्रय दिया है अपने देश में, ये चाहते थे कि हम उन्हें एक्स्ट्राडिट करें बांग्लादेश में, ताकि बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो उन्हें पनिश कर सके। जैसे उनकी अवामी लीग के कई सारे लीडर्स को जिस तरह से उन्होंने उन पर अत्याचार किए, उन्हें जेल में डाल रखा है, ये उसी तरह की कुछ हरकत शेख हसीना के साथ करना चाहते थे और इसके लिए ये इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहते थे, कोऑपरेशन चाहते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है। अब जब ये मोहम्मद यूनुस इस साल के मार्च महीने में चाइना जाके आए, उसके बाद जो बीमस्टेक की एक जो मीटिंग हुई थी, इसमें कोई ऐसा स्टार्टिंग में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उसने क्लियर किया था कि इसमें कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मोहम्मद यूनुस के साथ मिलेंगे। बट लास्ट मिनट पे ये मीटिंग अरेंज कराई गई। ये इसी तरह से यूज करते हैं चाइना कार्ड को। हो सकता है ये जो एयरबेस वगैरह बनाने की बात हो, ये भी इसी का एक हिस्सा हो, क्योंकि अभी देखिए आप बांग्लादेश में इन्होंने शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उसे बैन कर दिया है। 2-3 दिन पहले की बात है। तो जाहिर है कि ये शेख हसीना को या डेमोक्रेटिक प्रोसेस ये रिवाइव करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अवामी लीग वहां की सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी थी। बांग्लादेश को जिसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, और ये बांग्लादेश आज जो ग्लोबल ट्रेड मैप पे जो कुछ इसका नाम आता है, इस अवामी लीग की वजह से है। जो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए वहां बांग्लादेश में, एक्सपोर्ट को जो स्टिमुलस दिया इन्होंने, इसकी वजह से है। पर इन्होंने उसे बैन कर दिया। अब आप वहां पे इलेक्शंस कैसे करेंगे? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी? क्या एक पार्टी होगी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी और वही जीतेगी? किस तरह से करने जा रहे हैं? यानी क्लियर कट इंडिकेशन है कि वहां पे डेमोक्रेसी रिवाइव करने का अभी वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वहां की जो आर्मी है, आर्म फोर्सेस है, उनका अभी कोई इरादा नहीं है। और इसके बावजूद वो चाहते हैं कि इंडिया इनके साथ एंगेज करे, शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट करे, और शायद इसी से ये प्रेशर बिल्डिंग मैकेनिज्म हो सकता है। वी शुड नॉट फॉल प्रे टू दिस। दूसरी बात जो है कि इंडिया के पास ऑलरेडी हमारे पास बहुत सॉफ्ट पावर है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि इंडियन हाई कमीशन इन ढाका में जो हमारा बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका, वहां पे जो हमारा हाई कमीशन है उसने कोविड के पहले की आंकड़ेवारी है ये कि 15 लाख वीजा, लगभग 15 लाख वीजा हर साल ये इशू करती थी। दिस वाज द लार्जेस्ट वीजा इशूइंग इंडियन एम्बेसी इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में जहां कहीं हमारी एम्बेसी है, उनमें से सबसे ज्यादा वीजा इशू करने वाली एम्बेसी ये थी जो ढाका में है। हर साल 15 लाख वीजा बांग्लादेशी नेशनल्स को इशू किए जाते थे टू विजिट इंडिया, मोस्टली फॉर द पर्पज ऑफ हेल्थ केयर। हमारे यहां पे अच्छी चिकित्सा सुविधाएं जो उपलब्ध है उसका फायदा लेने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बंद करें, मैं ये कहूंगा कि और ज्यादा लोगों को वीजा दो, उन्हें इंडिया आने दो, ट्रीटमेंट लेने दो, ताकि वापस जाने के बाद ये वहां की गवर्नमेंट को बता सके कि इंडिया ने हमारी कितनी मदद की है। हम कितना भी शोरगुल करें, हमें इंडिया की जरूरत है, और जब हमें जरूरत होती है तब इंडिया ही आता है हमारे लिए। ये इस तरह का एक प्रेशर वहां की गवर्नमेंट पे क्रिएट किया जा सके। जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं हमारे, भले हम बायलैटरल टॉक्स अभी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा स्टैंड ये है कि जब वहां पे बांग्लादेश में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तब हम उनके साथ बात करेंगे। क्योंकि ये जो मोहम्मद यूनुस जो है, ये कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड व्यक्ति नहीं है। इसे तो बस वहां की आर्मी ने इसकी थोड़ी सी जान पहचान या दुनिया भर जो नोबेल प्राइज इसको मिला है उसके बेसिस पे इसे वहां का चीफ एडवाइजर बना दिया है। ही इज नाइदर अ स्टेट्समैन, नॉर अ पॉलिटिशियन, नॉर अ प्रोमिनेंट फिगर। मैं तो ये भी कहूंगा, पता नहीं कितने बांग्लादेशी इसको जानते भी है, इस मोहम्मद यूनुस को। ये तो बस वहां पे आके बैठ गया, इसने कुर्सी हत्या ली है और अभी ये अपने बंदरों वाले करतब वहां दिखा रहा है। हम नहीं चाहते इससे बात करना, पर हमें देखना पड़ेगा कि ठीक है बायलैटरल टॉक्स नहीं करते हैं, पर ये जो रीजनल ग्रुपिंग्स है, जैसे बिम्स्टेक हो गया, बे ऑफ बंगाल, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाला जो ये इनिशिएटिव है, और BBIN बोल के है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इन 4 देशों का ये जो एक मल्टीलैटरल फोरम है, हम इसके जरिए
बांग्लादेश के साथ हम अपने एंगेजमेंट्स बढ़ा सकते हैं, बात कर सकते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बांग्लादेश के साथ हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते थे। एनुअली एक एक्सरसाइज होती थी संप्रीति नाम की। 2023 के बाद ये नहीं हुई है ऑब्वियसली, क्योंकि 2024 में पिछले साल वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल था। इस साल भी अभी तक ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, हमें ये करना चाहिए ताकि हमारे जो आर्म फोर्सेस है और बांग्लादेशी आर्म फोर्सेस जो है, इनमें कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन का चैनल बना रहे। एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक शिकायत है काफी सारे बांग्लादेशी नेशनल्स की हमारी बीएसएफ के खिलाफ, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हमारे, उसके खिलाफ। हम जानते हैं कि बांग्लादेश से हमारे देश में काफी सारी स्मगलिंग होती है, खासकर कैटल स्मगलिंग। ये जो गाय भैंसे वगैरह जो है, इनकी बड़ी मात्रा में स्मगलिंग होती है और इस पे रोकथाम पाने के लिए, हमारी बॉर्डर्स को सेफगार्ड करने के लिए बीएसएफ ने थोड़े कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें कई सारे ये जो स्मगलर्स है, जो कैटल स्मगलिंग करते हैं, इन्हें मार गिराया गया है, जिसके वजह से बांग्लादेश में थोड़ी रिसेंटमेंट है हमारे बारे में, इंडिया के बारे में और खासकर बीएसएफ के बारे में। थोड़ा सा हमें बीएसएफ को यह बताना होगा कि थोड़ा ह्यूमन तरह से आप बॉर्डर गार्डिंग करो। डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्मगलिंग अलाउ करो, आप जो स्मगलिंग रोको, जो स्मगलर्स है उन्हें पकड़ो और लीगली उन्हें सजा मिल पाए कानूनन तौर पे, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए रेदर देन जस्ट शूटिंग देम। इससे यह होगा कि जो बांग्लादेशी नेशनल्स है, वहां के जो लोग हैं बांग्लादेशी लोग, उनके मन में ऑलरेडी जो हमारे बारे में एक अच्छी इमेज है वो बनी रहे, हॉस्टिलिटी तैयार ना हो। ये सारे कदम हमें उठाने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि एट दिस टाइम, दिस इज वेरी अर्लीस्ट टाइम, कि हम मिलिट्री ऑप्शन के बारे में सोचे अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश को भी ये जान लेना चाहिए कि आप हमेशा चाइना कार्ड नहीं चलने वाला है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अवर सेंसिटिविटीज। हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एंड दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू।